गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए फटाफट एस ब्लॉक की जो शीट आप कल कर रहे थे वो डिस्कस कर लेते हैं। पेज वन कौन सा बोला? 10 और 8 और 8 फेब्रिकेशन बी सेट इन सॉलिड स्टेट। ये तो कल पढ़ाया रखा है भाई। sp3 होता है, पॉलीमर होता है। 10 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू फैक्ट दैट अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। कहीं पे फर्क O2 पैरामैग्नेटिक है क्योंकि O2 माइनस का 17 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑड इलेक्ट्रॉन भले बॉन्डिंग में रहे भले एंटी बॉन्डिंग में रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर भी कुछ कह रहे इज प्रेजेंट इन, तो वैसे अपन निकाल सकते हैं। आपको एमओटी थ्योरी पढ़ाई गई है और उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाए थे। तो उसमें O2 में जो 15वां और 16वां इलेक्ट्रॉन गए थे वो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में गए थे। तो ये 15-16 है, या एक और आ सकता है। तो अगर आप 17वां इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनमें से किसी में आएगा तो पाई स्टार 2p में जाएगा। तो पाई स्टार 2p इसका आंसर हो जाएगा 2। बट ये पैरामैग्नेटिक क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है। अब 17वां इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? पैरामैग्नेटिक तो रहेगा ही वो। बट फिर भी ये जो बोल रहे हैं उसमें जवाब देना है तो दे दिया जवाब। ठीक है, और बोलिए पेज 2 पे। पेज 2 18 का गड़बड़ है थोड़ा मामला। ये कह रहे हैं m plus water gives you this, which metal among the following cannot undergo this reaction at high temperature। तो उसमें NCERT ने शायद कुछ लिखा नहीं है, बट JDE में लिखा है कि बेरिलियम ये रिएक्शन करता ही नहीं। चाहे कितना हाई टेम्परेचर हो जाए बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता। और आंसर भी थर्ड वाला दिया होगा। ठीक है, अभी NCERT में नहीं है बट दूसरी थोड़ी एक्स्ट्रा बातें पढ़ते हैं। ये रट्टा मार लीजिए, बेरिलियम ये रिएक्शन नहीं करता। पेज 2 पेज 3 23 सुनाई दे रहा है मेरे को एक तो, और 26 और 22 और ठीक है 22। पिक्चर में बोले इज द मोस्ट मेटालिक है। किसी रहते मेटालिक अंतर बढ़ता है, इसमें क्या है? तो जो नीचे आएगा ज्यादा मेटालिक होगा। 23 तो मेटालिक टेक्सचर इज एग्जिबिटेड। ये किसी छोटी क्लास में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो थोड़े लूज होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं और उससे कुछ रंग वंग शाइन वाइन आ जाती है। ठीक है, रट्टा मार लो। 26 सोडियम क्लोराइड gives golden yellow color due to sublimation metallic sodium to give नहीं potassium low ionization emission of excess। the fourth answer है इसका कि आपने जो हीट करा तो एनर्जी जो थी उससे ज्यादा आ गई, एक्सेस एनर्जी हो गई आपका। फिर वो आपने छोड़ दी, जब छोड़ोगे तो विजिबल फोटोन निकल सकता है। तो बात ठीक ठाक लगती है, ये आंसर है। ठीक है, पेज 4 40 और 47 48 और कोई पेज 4 चलो 40। पिक्चर फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल डज नॉट इंपार्ट एनी कलर। तो आंसर अच्छा, दो आंसर डले। इन दोनों में फ्लेम टेस्ट नहीं आता, बट एक्चुअली बेरिलियम तो एल्कलाइन अर्थ ही नहीं है ना। बेरिलियम तो एल्कलाइन अर्थ ही नहीं है, तो इन्होंने बोला एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये आंसर है। ठीक है, समझे कैसे चालाकी कर रहे हैं। 47 मोस्ट सॉल्युबल। एनसीईआरटी में दिया हुआ इनकी स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों ही जैसे से नीचे जाते बढ़ती है। इनकी सॉल्युबिलिटी और इनकी स्टेबिलिटी जैसे से नीचे जाते दोनों ही बढ़ती है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ। हाँ जी, नहीं रट्टा मार लो। 48 फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फोटोकेमिकल। लिथियम नहीं है, फिर सीजियम दिया होगा। सीजियम आंसर है। ठीक है,
ऐसा एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है? दिया हो, यूजेस में नहीं दिया हो, यूजेस में दिया हो। ठीक है, ये हो गया पेज 4। पेज 5 और बस और 54। ये एनसीईआरटी में नहीं है, किताब में दिया, 4th आंसर है और ऐसा कोई मतलब लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं। चाहो तो रट लो, चाहो तो छोड़ दो, हम किसी भी तरह से इसको समझ नहीं सकते। देन 61, चलो बोलेंगे नॉट एन एसिड, एसिडिक के बजाय एक हटा दो, एसिड सॉल्ट कर दो, एसिडिक के बजाय कर दो एसिड सॉल्ट। ये 10वीं के एनसीईआरटी से लिया हुआ है, वहां पे एसिड सॉल्ट क्या होता है वो बताया। तो देखो, आपने एसिड और बेस की रिएक्शन करी, एक सॉल्ट बन गया, बोला अब यदि ये सॉल्ट अभी और H+ दे सकता है, और H+ दे सकता है, तो ये एसिड सॉल्ट है। वही तुम्हें सॉल्ट तो हुई, लेकिन तो भी H+ दे सकते हो, तो तुम क्या हो गए? एसिड सॉल्ट, राइट। अब ये जानने के लिए, अब ये सवाल करने के लिए आपको इन एसिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, जो पता है नहीं, बताए जा सकते। जहां ये एक ही H+ दे सकता है, ये 2 H+ दे सकता है, और ये 3 H+ दे सकता है। अब आप इनके सॉल्ट जो भी दिए उनमें देख लो कि इनमें से कौन है जो भी और H+ दे सकता है। जो दे सकता है वो एसिड सॉल्ट है, समझे? There's a difference between acidic and acid. जैसे ये सॉल्ट है, ये देखो Na2HPO4, ये बेसिक है, इसको पानी में डालें, पीएच इसका बेसिक साइड में आएगा। और वो ये नहीं पूछे, वो एसिड सॉल्ट पूछे। एसिडिक और एसिड में डिफरेंस है, एसिडिक और एसिड में डिफरेंस है, राइट। एसिडिक बोलते हैं वो पीएच वाली बात सोचते हैं, एसिडिक बोलते हैं वो पीएच वाला सोचते हैं। ये कुछ और पूछ रहे हैं एक्चुअली, ऐसा 10वीं में छोटी क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा। ठीक है, क्लियर? 66 एलन साहब, ठीक है, बात करते हैं। एलम्स जो है वो एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। एलम्स आर डबल सॉल्ट। बोले अच्छा, किसके डबल सॉल्ट? के सल्फेट के, कोई भी के नहीं, फिक्स। एलम का जो जनरल फॉर्मूला लिखना नहीं, मैं अभी आपको व्हाट्सएप भेजूंगा, वहां से पूरा कॉपी करना है। जनरल फॉर्मूला M2SO4 dot M dash twice SO4 whole thrice dot, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एलम। या ये वाला मेटल +1 में होगा ही होगा, और ये वाला मेटल +3 में होगा ही होगा, कोई चॉइस नहीं है, राइट। अगर होता है कि कोई भी +1 और +3 की नहीं, उस पर भी ये +1 और +3 होगा, लेकिन ये नहीं कि कोई भी +1 वाला आ जाए +3 वाला आ जाए तो एलम बन जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ फिक्स लो। बोले कौन है वो लोग? तो जो +1 वाले हैं उनकी जिंगल है हमारी अमीना, अमीना कब रब से बोली, अमीना कब रब से बोली। और ये जो +3 वाले हैं इनकी जो लाइन है, फिलहाल कोई गा कर मनाए खुद। ये कौन है? कौन? तो अमी इज अमोनिया, ना इज Na+, कब इज K+, रब इज Rb+, सीजियम+, ये 5 लोग। और ये वाले कौन है? फिल Fe+3, हाल एल्यूमिनियम+3, कोई कोबाल्ट+3,
Ga गैलियम +3, कर इज क्रोमियम +3, मनाई इज Mn+3। बड़ी सिंपल सी सिंगल है, अमीना कबरब से बोली, फिलहाल को जाकर मनाए बोली। इनके कॉम्बिनेशन से अगर ऐसा कंपाउंड बनता है तो उसे लोग बोलते हैं एलम। जैसे कोई बोले, अच्छा सबसे जो रोजमर्रा की भाषा में जब हम बोलते हैं एलम, एलम, तो वो एलम ये होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। इनसे एलम यूज करो, बाजार से एलम लेके आओ, तो वो इसकी बात कर रहे हो, बोले ठीक है। अब वो बोले फेरिक एलम, फेरिक एलम है तो फिर क्या करना होगा आपको, एल की जगह एफ ही लेना होगा, क्योंकि होता भी सीरीज में अलाउड है। बोले क्रोम एलम, थर्मोन्यूक्लियर क्या ले लोगे, बोले कोबाल्ट एलम, तो ये ले लो, कोबाल्ट ले लो। बोले पोटाश एलम, ये पोटाश एलम ही है, तो पोटेशियम है ना, क्योंकि लोग पोटाश एलम भी बोलते हैं, ठीक है। तुम्हें चेंज कर बोले नहीं अमोनियम एलम, तो आप ये अमोनियम ले, तो अंडरस्टूड है। एक बार बेसिक ढांचा समझ में आ गया, फिर तो वो जो बोले क्रोम एलम तो समझ में आ रहा है, अच्छा वो क्रोमियम लेना है, कहाँ लेना है, इसकी जगह तो क्रोम ले नहीं सकते, इसकी जगह नहीं लोगे, और क्या लोगे। अब एक मिनट और सुनो, एक होता है एलम, एक होता है सूडो एलम। ज्यादातर लोग एलम ही नहीं पता, तो सूडो एलम में तो मर जाते। जैसे एक ही कंपाउंड दे देंगे और एक ही कंपाउंड दे देंगे K2SO4 डॉट FeSO4 डॉट 24H2। अब जिससे ढंग से नहीं पढ़ा लेकिन एलम का थोड़ा आइडिया है, बोले हाँ ये तो एलम है, डबल सॉल्ट है, और हाँ ऐसा ही होता है एलम। उसे ध्यान नहीं दिया कि ये Fe+2 में है, होना चाहिए प्लस, लेकिन लगता तो है, तो ये एलम नहीं, ये मैंगनीज भी +2 में रहता है बड़े आराम से, राइट। तो ये Mn ले लेंगे तो लगेगा, जिससे नहीं पढ़ो बोले हाँ ये तो वैसे ही है ना, डबल सॉल्ट है, डॉट 24H2 है, सल्फेट्स है, एलम में भी दो अलग अलग सल्फेट होते हैं, वैसे ही तो है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन लग तो रहा है, इसने नाम क्या रख दिया इसका, सूडो एलम। वो 4 कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे इनमें सूडो एलम बताओ। अब जनता को एलम ही नहीं पता है और चारों ही एक जैसे दिख रहे हैं, कैसे बताएंगे सूडो एलम कौन सा है। समझ में आया। वो या तो इनमें से कोई इन एलिमेंट से बाहर कोई एलिमेंट ले लेंगे, या उससे भी ज्यादा सिंपल, उसी तरह से सिर्फ चार्ज चेंज कर देंगे। यस और नो, बहुत ज्यादा सिंपल, ताकि बच्चा फंस ही जाए। ज्यादा चेंज करेंगे तो बच्चा एकदम अवेयर हो जाता है कि नहीं कुछ चालाकी कर रही है, छोड़ देता है वो क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन देंगे बच्चा माथा जरूर मारेगा, यहाँ ये तो एलम जैसा लग रहा है, तो बिल्कुल एलम नहीं है। समझ रहे हो। तो आपने इस क्वेश्चन के बहाने एलम्स की जनरल स्टडीज कर ली। अब थोड़े दिनों बाद और पढ़ेंगे, तो वहां पे बात आएगी कि एलम्स को कई बार गर्म किया जाता है। एलम का एक यूज है, पानी को फिल्टर करने में काम में आता है। आप दाढ़ी बना रहे, कट लग गया, तो वो कोएगुलेंट वाला काम करता है, क्योंकि ये क्या आयनिक कंपाउंड है, तो हमारा ब्लड क्या कोलॉइड है, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड से कोलॉइड जो है वो कोएगुलेट हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। दूध में आप, दूध कोलेटी सोल्यूशन है, नमक डाल दो दूध फट जाता है, दूध में एसिड डालो, नींबू का रस डालो, दूध फट जाता है। क्यों फट जाता है? आयनिक कंपाउंड से कोलॉइड का सत्यानाश हो जाता है। यस और नो। आप घर पे पड़ोस से करो, बहुत सारे कोलेटिन सोल्यूशन होंगे, ठीक है, बॉडी लोशन है, कोई क्रीम है, कोई फेस वॉश है, कोई बहुत सारे और चीज, कॉस्मेटिक्स ज्यादातर कोलॉइड के होते हैं। सबके अंदर आप 2-2 चिमटे नमक डाल दो, सबका सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड कोलॉइड का सत्यानाश कर देते हैं। यस और नो। दही है आपके पास, दही में आप नमक डाल दो, थोड़ी देर छोड़ दो, दही भी बिल्कुल अलग हो जाता है, दही भी खराब हो जाता है, कोलॉइड से खराब हो जाता है। यस और नो। तो हमारा कट लग गया तो फिटकरी लगाते हैं, फिटकरी लगाने से वो कहते हैं वो खून बहना बंद हो गया। तो क्यों बहना बंद हो गया? क्योंकि हमारा ब्लड एक कोलॉइड है, फिटकरी एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड कोलॉइड को कोएगुलेट कर लेते हैं, जिससे वो थक्का बन जाता है, वो क्लॉट बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। फिर आपने पढ़ा होगा, सरफेस पढ़ रहे हो, कोलॉइड की क्लास हुई थी ना आपकी, कोई बात नहीं, वहां पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे कि नदियां जो पानी बह रहा है वो भी कोलॉइडल सोल्यूशन होता है। जैसे वो समुद्र के नजदीक आता है, समुद्र से मिलती है नदियां, वहां पे डेल्टा बन जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र में क्या है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और जो पानी आ रहा है वो कोलॉइडल सोल्यूशन है। तो जैसे ही समुद्र में पानी मिलते हैं, समुद्र में नदी मिलती है, तो आयनिक कंपाउंड इस कोलॉइड को कोएगुलेट कर, तो पूरा वहां पे डेल्टा बन जाता है। बिल्कुल वो जो पानी को मिट्टी को कैरी करे, तो सारी मिट्टी वहीं पे गिर जाती है। यस और नो। तो ये बेसिक आइडिया हो गया, हाँ या ना? ठीक है। फिर दूसरा इसे पूछेंगे कि अगर इसे गर्म कर दे तो क्या होगा। अब आपने तो फिटकरी कभी गर्म करी नहीं, तो फिटकरी गर्म करते हैं तो वो पहले फूलती है,
पहले वो जैसे आपने एक टुकड़ा लिया छोटा सा, उसे गर्म करो तो जैसे साबुदाना फूलता है, साबुदाना फूलता है ना, देखा होगा तुमने, गरम गरम तेल में डालो साबुदाना फूल जाता है। तो फिटकरी भी फूलती है, थोड़ी पटपट पट आवाज भी आती है, क्रैकलिंग साउंड है, पटपट तो पॉप पॉप नहीं, थोड़ी क्रैकलिंग साउंड है, चटचटाहट आती है। बोले क्यों? क्योंकि इसमें जो इतना सारा पानी है ना, जब गर्म करोगे तो पानी थोड़ा तो उड़ेगा, उड़ेगा तो पानी को जगह चाहिए तो फूल जाता है। ये सुनो, जैसे बेकिंग सोडा से वो CO2 से खाना हमारा ऐसा फूलता है, तो ये जो इतना 24H2 है, वो जब वो अलग होगा तो वो भी फैलेगा, तो वो एक बार स्वेलिंग आएगी। लेकिन उसके बाद अगर आप और गर्म करोगे तो ये जो पानी है भाग जाएगा, गुब्बारा फूल रहा है, फिर कहीं से जगह मिली, वो सारी वेपर्स भाग जाएगी, जब वेपर्स भाग जाएगी तो वो छोटा हो जाएगा। तो एक बार स्वेलिंग आती है, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्रैक चटचटाहट साउंड आती है, वजह से फैल रहा होता है, तो वो थोड़ी आवाज भी करता है। ये बातें, ऐसी बातें अपन और करेंगे, पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, आप उसको अच्छे से कॉपी कर लो। तो आज का आपका होमवर्क क्या है कि व्हाट्सएप से एलएम वाली बात नोट करनी, जिंगल सूडो सब एज इट इज मैंने लिख रखा है, ठीक है। इन क्लास का टाइम बचाएंगे, कल लिख लीजिए, शाम को ये करना है। हाँ जी, 66 is done। 68 ये याद रखना, ग्लोबल सॉल्ट होता है फोर्थ वाला, एक्सम होता है पहला वाला, फर्स्ट वाला। 69 में जो सॉल्ट है उसे कार्नालाइट बोलते हैं, 69 में जो क्वेश्चन में सॉल्ट है उसे कार्नालाइट बोलते हैं। ये सब डबल सॉल्ट है जिनके, सब तो नहीं, ये कार्नालाइट डबल सॉल्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नाम याद रखना पड़ेगा। ग्लोबल सॉल्ट की खास बात ये है, समझो भाई, आप किसी सॉल्ट को पानी में घोलना चाहो, थोड़ा बहुत तो बोलेगा सोडियम सॉल्ट है, गर्म करेंगे तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी बहुत बदलेगी, इसकी सॉल्युबिलिटी अजीब ही है, गर्म करते थोड़ी बढ़ती है, लेकिन 32 डिग्री 32 डिग्री सेल्सियस के बाद वापस कम होने लग जाता है। क्योंकि अगर जैसे जैसे गर्म की सॉल्युबिलिटी बढ़ी है तो और गर्म करने में और बढ़नी चाहिए, पर ग्लोबल सॉल्ट में ऐसा नहीं होता, 32 डिग्री तक सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, उसके बाद वापस कम होने लग जाती है। तो ये सारी किताबों जेडी लीमर सब में दिया हुआ है। तो ग्लोबल सॉल्ट पे अगर सवाल आएगा तो यही वाला आएगा कि कौन सा सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी पहले तो बढ़ती है और बाद में घट जाती है, और वो वैल्यू भी याद रखना 32 डिग्री, सारी बुक्स में दे रखा है। अजीब बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो और बढ़ाओगे और बढ़ेगी, और बढ़ाओगे और बढ़ेगी, बट ये अलग ही चल रहा है। इसका कारण वारण में अपन नहीं जाएंगे। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। Page 7, page 6, sorry, page 6, 32, 33, 81, 27, 82, 79, बस 32। आज भी याद रखना, ये चिले सॉल्ट टीटर, ये एनसीईआरटी में टी ब्लॉक में दिया है, NaNO3 होता है, और इंडियन वाला ले ले, इंडियन सॉल्ट मीटर, तो वो KNO3, इतना हमें याद ही रखना है, वो याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो सोच नहीं सकते, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, 72 हो गया, 73। इसमें क्या लग रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे बनेगा CO, इसमें कार्बन डालेंगे नहीं, इसमें क्या डाला, पानी डाला,
तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन गया, बुझा हुआ चूना। क्लोरीन डाला, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, जो कि ऐसे लिखा जा सकता है। फोर्थ आंसर सही है ना? क्या कर रहा है? एनसीईआरटी में तुमने कर दी कहना है। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे, यही तो आएगा। सही तो लिखा है। इन दोनों को मिलाए, राइट? अब 2 से डिवाइड करते ये नहीं बनेगा। ये इंपेरेटिव फॉर्मूला एक तरह से सही। तो फर्स्ट कैसे हो? ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ये सबसे तो सब आ गया ना। Cl+1 वाला भी आ गया, Cl-1 वाला भी आ गया। इसको परफेक्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और 10वीं क्लास में यही पढ़ते थे। 10वीं में जब ब्लीचिंग पाउडर आया था तो यही वाला फॉर्मूला आया था 10वीं में। फिर उसको आगे बताते कि नहीं एक्चुअल फॉर्मूला तो ब्लीचिंग पाउडर का ही है, CaCl2CaOH एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है। बट उसको शॉर्ट में कोई बोले नहीं ये चलो हटा दो, तो ऐसे करके लिख देते। हाँ चलेगा, 10th में ऐसे ही लिखते थे, राइट? 10th क्लास में ऐसे लिखा देते CaOCl। जिसको बेटर होगा आप ऐसे लिखे CaOCl.C, और बेटर होगा आप ऐसे लिखे CaCl2.CaOCl all twice, और बेस्ट होगा कि ऐसे याद रखें। एक्चुअल तो ये होता है, ठीक है? ये बोले ब्लीचिंग पाउडर के एक मोल में कैल्शियम के कितने मोल है? तो ये 1, 2, 3 है कैल्शियम के मोल। अब जैसे ये रटा हुआ है वो बोलेगा 1 है, तो ये रटा हुआ है वो बोलेगा 2 है। क्या ठीक है? चलेगा? सही, कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर। 77 Na2CO3, इसके अंदर 2 कलर है। Na2CO3 में CO2 पास करेंगे, बाइकार्बोनेट बनेगा, और बाइकार्बोनेट व्हाइट क्वेश्चन पिंक दिया? यस सर। नहीं, आई थिंक नो कलर, कोई कलर नहीं आएगा। तो शॉर्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा और करेंगे, कभी चार के बाद करते हैं। हाँ जी, मत करो, बिल्कुल मत करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। 81 on eating which of the following release CO2 most easily? फजान सूर। गलत पूछे, किसने पूछे सवाल? किसने पूछे? फजान सूर से हो रहा है, क्या झगड़ा है इसमें? थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ाई भी है, फजान सूर से वैसे भी आनी चाहिए। बिल्कुल गलत सवाल पूछ रहे हो, इसके लिए आपको इनाम नहीं मिलेगा, डांट भी नहीं पड़ेगी। 79 which of the following is true? Strongly basic नहीं, फिर इनसे हाइड्रोस्कोपिक नहीं, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी में आपका नहीं, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी वाटर आपका नहीं। आंसर क्या है? एनसीईआरटी में देखो लिखा है कि हाँ एप्रिशिएबल इंक्रीज नहीं होता, थोड़ा बहुत इंक्रीज होता होगा। इन्होंने क्या बोला? इंक्रीज। हाँ ठीक है, बोलने को बोल सकते हैं, बट मुद्दे की बात ये है कि ज्यादा चेंज नहीं आता। वरना तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हर चीज पानी में ज्यादा ही घुलती है। चाशनी बनानी होती है तो गर्म पानी में चाशनी बनाते हैं, लेकिन NaCl को गर्म करने से सॉल्युबिलिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा बोल रहे हैं। वो बात मुद्दे की है, वरना गर्म करने में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है बट NaCl में नहीं बढ़ती। Na2SO4 में तो उल्टा कम होने लग जाती है 32 डिग्री के बाद। ये बात इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस वाली बात कोई नहीं पूछेगा आप कि गर्म करेंगे तो सॉल्युबिलिटी, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बोले वो तो बढ़ेगी। एक गैसियस सॉल्युबिलिटी क्या होगी? वो तो कम ही होगी। तो वो कोई नहीं पूछने वाला। NaCl में जो बोल रहे हैं कि नहीं कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और इसको समझ भी सकते हैं, तो समझा नहीं। NaCl को अगर पानी में डाला है पानी में नमक, ना तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक। आपने पानी में नमक डाला
उसे टच करके देखा, क्या हाथ ठंडा ठंडा महसूस हुआ या गरम गरम महसूस हुआ? शायद कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रोसेस का डेल्टा एच इज ऑलमोस्ट जीरो। तो व्हेन डेल्टा एच इज ऑलमोस्ट जीरो, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नहीं है, तो टेम्परेचर को प्रभावित भी नहीं होने वाली ये चीज। तो हाँ या ना? हाँ, अगर कोई सॉल्ट मैंने पानी में डाला और वो एंडोथर्मिक है उसका घुलना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो ज्यादा घुल जाएगा। और ज्यादातर सॉल्ट्स का घुलना एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन NaCl का तो आयनिक में जा रहा है, NaCl का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं। Na+ भी घूमता रहता है, Cl से घूमता रहता है, हाइड्रोलिसिस तो हमारा हुआ ही नहीं। लेकिन अगर किसी में हाइड्रोलिसिस होगा, जैसे NH4Cl ले लिया आपने, तो उसमें अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। एंड हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंड न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक, सो हाइड्रोलिसिस विल बी एंडोथर्मिक। तो अब इसे गर्म करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी प्रभावित होगी, ये बात तो समझ में आती है। बट NaCl में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी प्रभावित नहीं होने वाली। यस और नो? तो इस सवाल में जो उन्होंने पूछा वो तो बहुत अच्छा नहीं पूछा, बट इस सवाल के बाद हमने अच्छी चीज डिस्कस कर ली जो हमारे एग्जाम में काम आएगी। ये कौन सा था? 79, 82। तो फंक्शन है सोडियम पंप, ये रट्टा मारता है, इससे पोटेशियम साथ में चलता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, ठीक है। 2 मिनट इसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे कल मैं यहाँ से घर गया, तो लगा कि थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, थकान लग रही है, तो अब छोड़ा नहीं जाता। और फिर अच्छा हुआ नहीं है, तो उसके बाद शाम होते होते थोड़ी शरीर और खराब हो गया, थोड़ा लूज मोशंस हुए। तो आपकी बॉडी में से वैल्यूएबल जो आयंस है, पोटेशियम बहुत वैल्यूएबल है, वो अगर डिस्कार्ड हो जाए, डिहाइड्रेशन में यही होता है, तो आपकी बॉडी में पोटेशियम, सोडियम या आयंस अगर कम हो जाए तो आपकी बॉडी काम नहीं कर पाई। और जैसे पेट खराब होता है तो बोलते हैं ORS पीजिए, उसमें बेसिकली कुछ नहीं है, ग्लूकोज एनर्जी है, बट एनर्जी तो हमारी बॉडी में है, तो मेरे तो ऐसे फैट आ रहा है तो एनर्जी तो बहुत जमा है, आयंस चाहिए। आप देखिएगा उन पे आयंस, वो जो ORS का जो पैकेट होता है ना, उसमें जो डिजाइन डायग्राम बना होता है, वो जो दुनिया भर का पोटेशियम बड़ा बड़ा K+ दिखाते हैं, बड़ा बड़ा Na+ दिखाते हैं, वो आयंस है। हाँ, अगर मान लीजिए किसी का ORS नहीं है, दुकानें नहीं है, या आप पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप नमक लीजिए, घर पे नमक है, उसमें Na K नहीं है, लेकिन Na बहुत अच्छा खासा है, उसी में थोड़ी शक्कर घोल लीजिए, शक्कर से ग्लूकोज आ जाएगी और उसी को पी लीजिए, तो भी आपकी बॉडी में जो आयंस है काफी हद तक वो रिफिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये आयंस अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो ये जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सोडियम पंप, बेसिकली हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर और उसके बाहर Na+, K+ इनकी कंसेंट्रेशन डिफरेंट होती है, और डिफरेंट कंसेंट्रेशन से कंसेंट्रेशन सेल बनता है और उससे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, एंड बहुत इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है कि भाई ये ऐसा करो, ये ऐसा मत करो। तो अगर ये आयंस कम हो जाएंगे तो कंसेंट्रेशन का डिफरेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा और फिर वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं करेगी, तो अब बॉडी भूल जाएगी, सेल्स भूल जाएंगे करना क्या था, ग्लूकोज का क्या करना है, उसको तोड़ के एनर्जी निकालनी, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही। यस, और फिर धीरे धीरे किसी को चक्कर आ जाते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये पंप जो है, ये पंप मेंटेन होना जरूरी है। अगर आयंस ही कम होंगे तो कंसेंट्रेट, जैसे आपके घर पानी है, पानी का पंप, अगर पानी खत्म हो जाए तो पंप बेचारा क्या कर लेगा, पानी होगा तो पंप काम करेगा ना, आयंस होंगे तो पंप उन्हें पंप करेगा, आयंस ही नहीं है तो क्या कर लोगे आप। यस और नो? बेसिक फंडा समझ में आ रहा है? जैसे अभी मैंने भेजा, जुनैद को भेजा कि भाई हॉस्पिटल के बाहर वो नारियल पानी वाले खड़े होंगे, तो मेरी बोतल ले जाओ तो नारियल पानी से भरवा के ले आओ। और नारियल पानी जो होता है उसमें एनर्जी बहुत कम होती है, और बेसिकली आपको एनर्जी की इतनी डेफिशिएंसी नहीं होगी कभी, आपकी अपनी बॉडी में इतनी रिजर्व एनर्जी है, इतनी रिजर्व एनर्जी कि आप 1 महीना भी कुछ ना खाओ तो भी सारे ऑर्गन्स काम करेंगे। 1 महीना भी अगर कुछ भी ना खाओ तो अभी आपके सारे ऑर्गन्स काम करते हैं।
लेकिन अगर आयंस कम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो नारियल पानी इज वेरी 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 रिच इन आयंस, मिनरल्स जिसे कहते हैं। जो भी आयंस आपकी बॉडी को चाहिए वो भर भर के नारियल पानी में होते हैं। तो अगर आपको भी लू लग जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो आपको नारियल पानी पीना चाहिए। बहुत गर्मी है, बहुत पसीना निकल रहा है, तो आप शिकंजी पिए, अच्छी बात है। नारियल पानी पिए, बेस्ट। कैसे हम लोग जब अपने जो बाइकिंग वाले फ्रेंड्स हैं, जब साउथ इंडिया बाइक राइड पे जाते हैं तो वहां पे तो नारियल उगता भी है, तो हर थोड़ी दूरी के बाद वो नारियल पानी वाले खड़े रहते हैं। तो हम लोग वहां जब रुकते हैं तो वहां पे नारियल पानी खूब पीते, एकदम वहां गर्मी पड़ती है भयंकर, और हमने वो जैकेट वैकेट पहने हुए अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो वो गर्मी और लगती है, लेकिन फिर भी वो पीते रहते हैं तो पसीना निकलता रहता है, लेकिन आपको डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होती। वरना आप बाइक पे इतनी गर्मी में बाइक चलाओगे तो उससे हवा की गर्मी भी तो आपकी बॉडी में आएगी। आप जोधपुर गर्मी में लू में बाइक चलाओ, वैसे लू लग जाएगी आपको। तो वो आप नारियल पानी पीते रहो, कोई फर्क नहीं, आपको मतलब डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अभी आएंगे नारियल पानी। हाँ जी, ये हो गया, ये रट्टा मार लेना। अब कौन सा करना है? 82 सारे हो गए इस पेज पे। अब बोलो अगला पेज, पेज 7, पेज 7, 89 एंड 100 तो मैंने कटवा दिया था। 89 याद कर दीजिए, जिसका जो नाम दिया है। वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CSFO.12H2O। एप्सोमाइड क्या होगा? MgSO.7H2O। जिप्सम क्या होगा? CSFO.2H2O। तो कीसेराइड जो बचा है वो क्या होगा? MgSO.H2O। यही होगा। बट ये तो नाम वाली बात है, इसमें कोई लॉजिक तो मैं क्या लगाऊंगा, नाम है सो है। और को डाउन पेज 7 पे कौन सा? 94। Which of the following itself is not expected to react? तो फर्स्ट वाला है कैल्शियम ऑक्साइड खुद इतना बढ़िया बेस है, वो बेस से उससे क्यों रिएक्शन करेगा? बाकी या तो एसिडिक है, SO2 और B2O3 तो एसिड SiO2 और B2O3 तो एसिडिक है, बेरिलियम एम्फोटेरिक है, ये कर देगा। ठीक है, और बोलिए पेज 7 पे, पेज 8, पेज 8 102 और अरे वो जुनेद गया ना नेट पर लेना, आया नहीं? आए तो ले आना बोतल में। हाँ, 102 और 116 और 104 और 102। अच्छा सवाल है। अब हमने कभी कास्टर केल्नर सेल पढ़ा, क्या पढ़ा? उसमें मर्क्यूरी कैथोड में सोडियम घुल जाता है, बाद में NaOH बनाने के लिए पानी हम स्वयं मिलाते थे। तो एक तरह से Na तो मिल गया, मर्क्यूरी के अंदर घुला हुआ Na तो मिल गया, बट Na बनाने का जो कमर्शियल तरीका है वो ये नहीं। ऐसे Na बन जाता है, बट अगर आपका बिजनेस ही यही है कि आपको सोडियम बनाना है और उसे बेचना है, तो ये तरीके, वो वाला तरीका नहीं चलेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉस्टिंग। तो दूसरा तरीका उससे सस्ता हो सकता है, और सोडियम तो सोडियम है, चाहे मर्क्यूरी में से निकालो किसी और तरह से, सोडियम तो वही है। ठीक है, आप बोले नहीं साहब हमने तो मर्क्यूरी में ऐसे ऐसे किया है, इसलिए हमारे तो 500 रुपए किलो बेचेंगे, हमारा तो खर्चा ही बहुत ज्यादा है। खरीदने वाले को इस बात से मतलब थोड़ी है। बोले साहब वो आप भी सोडियम दे रहे हो, वो भी सोडियम दे रहे हो, वो 200 रुपए किलो दे रहा है, तो हम तो उससे लेंगे। प्रोसेस से क्या मतलब होगा? तो कमर्शियल प्रोसेस में कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा बचना चाहिए। तो बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद लोगों को समझ में आया कि इस तरह से सोडियम निकाले तो सबसे सस्ता पड़ता है। किस तरह से? कि आप मोल्टन NaCl और CaCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए, यही तरीका है। सही बोल रही है, इसको कोई लॉजिक नहीं कि व्हाई नॉट दैट, व्हाई ओनली दिस। एक ही लॉजिक है, पैसा, इससे पैसा बचता है। अच्छा, पहले ये तो चेक करें कि इससे क्या हमें Na मिलेगा, क्या Na प्लस और Ca+2, क्या इनके रिडक्शन से Na और Ca दोनों बन सकते हैं, लेकिन क्या बनेगा?
Na बनेगा, ये वाला काम नहीं होगा। मुझे Na चाहिए, Na मिल रहा है। अब ये 40% ही क्यों, 60% ही क्यों? तो वो हिट एंड ट्रायल करके देखा कि भाई इसमें सबसे बढ़िया काम होता है। अब बोला है कि इस मिक्सचर इज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl। तो अगर मैं प्योर, चलो अब अच्छे से बताता हूँ, अगर प्योर NaCl को मैं मेल्ट कर दूं और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो भी Na बनेगा। प्योर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो भी Na तो मिल जाएगा ना। बट लोगों ने क्या प्रेफर किया कि नहीं, प्योर NaCl मत लो, साथ में कैल्शियम क्लोराइड लो। और ये देखा कि प्योर NaCl का अगर मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है, लगभग इतना ही होता है, 801 802 ही होता है। तो अगर उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला दे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और कम होते होते 600 डिग्री तक आ जाता है। 800 और 600 में बहुत फर्क है। 800 डिग्री तक ले जाने में तो कोयला, लकड़ी जो भी आप जलाएंगे, पैसा आप ही का लगना, प्लस 800 डिग्री पे जो सोडियम मिलेगा, सोडियम तो बड़े आराम से वेपराइज हो जाता है और आग वाग पकड़ लेता है भयंकर। सोडियम के रूम टेम्परेचर सॉलिड पड़ा है, गर्म करोगे बड़ा आराम से वेपराइज हो जाता है। मेटालिक बॉन्डिंग तो बहुत फर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो मेटालिक बॉन्डिंग बनाने के लिए, राइट? एक इलेक्ट्रॉन से कितनी बॉन्डिंग हो जाएगी? तो वो तो बड़े आराम से वेपराइज हो जाता है, और 800 डिग्री पे वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा, राइट? इलेक्ट्रोलिसिस तुम कर रहे हो, बिजली वहां है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वहां है, उसमें सोडियम का वेपर है, हाई टेम्परेचर है, तो उसमें आग लग जाती है। यस, जैसे आपने वो लिया, दिवाली में जो पटाखे फोड़ते हैं, उसका जो बारूद है, शोर है, कोई आग लगेगी है, उसे थोड़ा सा ऐसे चिमटी डालो तो कैसे चट 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 चिंगारियां निकलती है। हाँ यार ना, सेम चीज यहाँ पे भी होती है। सोडियम के वेपर्स निकल रहे हैं, उनमें आग लगती है। सोडियम तो वैसे भी हवा से रिएक्शन कर देता है, सोडियम तो वैसे भी हवा से रिएक्शन करता है, फिर गर्म है, वेपर फॉर्म में और है, और ऑक्सीजन भी वहां आई तो आग पकड़ता रहे, कई बार आग ज्यादा हो जाती है। रोज का काम है तो रिस्क कोई नहीं लेता। तो इट इज बेटर दैट यू डू इट एट 600 डिग्री। 600 डिग्री पे वेपर प्रेशर उसका कम होगा, कम उड़ेगा तो आग लगने के चांस कम होगा। तो बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सोडियम का एक्सट्रैक्शन, कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऐसे ही होता है। तो ना, तो सोडियम मिल तो जाएगा। तो सवाल है कि प्योर NaCl से भी तो मिल जाता, क्या मिल जाता? मिलता है, बट एक तो ज्यादा गर्म करना पड़ता है, और फिर जो सोडियम बनता है उसकी वेपर्स भी ज्यादा बनती है, बहुत रिस्की हो जाता है। सोडियम के वेपर्स में बहुत बढ़िया पीले रंग की आग लगती है, गोल्डन येलो आग लगती है। ठीक। अब सवाल उठता है कि चलो मान लिया कि ये करने पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो फायदा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसके आ जाने से मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो गया? कम हो गया, रट्टा मार देंगे, क्यों कम हो गया ये तो बताओ। बताते हैं। अगर मेरे पास सिंपल एंट्रोपी का कंसेप्ट पढ़ा रखा है, मेरे पास बर्फ है तो पिघल के पानी बन रहा, एंट्रोपी बढ़ रही। अगर इस पानी का इंतजार एक नमक कर रहा है पहले से, तो उस पानी की एंट्रोपी और ज्यादा हो जाएगी। तो बर्फ से पानी बनता है, एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन अगर बर्फ से नमकीन पानी बन जाए, नमक पहले से पड़ा है, तो एंट्रोपी और बढ़ेगी और ये काम आसान हो जाएगा। इसका जो पिघलना है उसका लालच बढ़ जाएगा। हाँ या ना? अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। जब कोई चीज पिघलती है, उबलती है, तो डेल्टा जी इज 0, तो टेम्परेचर इज डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऐसे आ जाएगा। अब अगर डेल्टा एस में बढ़ा दूं तो टेम्परेचर जो है ना मेल्टिंग पॉइंट वो कम हो जाएगा। हाँ या ना? तो मैं क्या करता हूँ, NaCl में ये मिला देता हूँ। NaCl में जब ये मिलाऊंगा तो वही NaCl जैसे पिघलेगा, वो कैल्शियम भी मिल रहा है उसको, तो उसकी एंट्रोपी और बढ़ जाएगी। हाँ या ना? कोई भी चीज में कोई भी चीज मिला दो, मेल्टिंग आसान हो जाती है। आप कैल्शियम क्लोराइड में ये मिला दो तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, इसमें ये मिला दो, किसी में कुछ भी मिला दो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। हाँ या ना? यस और नो? पक्का?
तो एक तो हमें याद रखना है कि सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो मोल्टन NaCl से भी मिल जाएगा Na, बट कोई भी किसी फैक्ट्री में ये नहीं हो रहा है। बोले कैसे करेगा NaCl प्लस CaCl। बोले CaCl तो क्या रोल है, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, उससे पैसा बचेगा और सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। हाँ या ना? अब 40% और 60% उसका तो हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कुछ चीजें तो बाई प्रैक्टिस ही आप समझते हैं। ओके, देखो अच्छे से कंसेप्ट सीख लिया आप। तो भी लिखा है वो, याद कर लो। क्वेश्चन बैंक में दिया ना 40-60। हाँ, ये हो गया 102। 104 कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय, पहला नहीं, दूसरा ही हो, दूसरा ही हो। Salinity of alkaline earth metal carbon decreases down the road। हाँ सही है, ऐसा एनसीईआरटी में शायद लिखा होगा, वरना आप ये सोच सकते हैं लैटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी से कि बेरिलियम छोटा है, कार्बोनेट में 4 एटम है, कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो केटायन बहुत छोटा है, एनायन बहुत बड़ा है, तो लूज लैटिस है। और अगर अलग हो जाएगा तो कार्बोनेट का चलो ज्यादा हाइड्रोलिसिस, ज्यादा हाइड्रेशन नहीं होगा। बेरिलियम तो बहुत छोटा है ना, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, तो बेरिलियम कहता है कि कार्बोनेट के साथ तो मेरी वैसे भी बहुत ज्यादा बन नहीं रही, इससे अच्छा पानी के साथ चलते हैं। बेरियम कार्बोनेट, बेरियम बड़ा हो चुका है, तो लैटिस थोड़ा कॉम्पैक्ट, थोड़ा अच्छे से क्लोज पैकिंग में, थोड़ा रिलेटिवली क्लोजर पैकिंग में जा सकता है, और अलग होने में किसी का फायदा नहीं। बेरियम भी बहुत बड़ा है, कार्बोनेट भी बहुत बड़ा है, हाइड्रेशन इनका होना नहीं है, तो पानी से कोई इतना प्रेम इनको है नहीं, तो इससे अच्छा ये साथ में ही रह लेंगे, तो बात सही लग रही। ठीक है, और बोलिए।
transition enthalpy decreases down the group whereas lattice enthalpy remains always constant। इन्होंने दोनों सही बता दिए होंगे, तो किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ होगा तो वहां से लेके आ गए होंगे। एग्जाम्पल है कौन सा 10.5 एग्जाम्पल देखो भाई, ऐसे कोई बात वहां लिखी हुई है, बस बाकी खत्म हो गई। ठीक, बस हो गई ये सवाल। टेस्ट ब्लॉक हमने पढ़ लिया, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? अब एक तो पी ब्लॉक पढ़ना है और हाइड्रोजन और एस ब्लॉक की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी डिस्कस करनी है, रिडॉक्स भी करनी है। तो भाई अभी आगे नहीं बढ़ेगी, पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, इनमें से एक सवाल 100% आएगा, तो अगर हम 100% को कर लें तो ठीक टाइम है। अभी पेपर 1 महीने बाद होगा, 1 महीना बहुत टाइम होता है अगर हम पढ़ें और पढ़ाएं। लेकिन अगर हमने खूब सारी चीजें कर ली फटाफट और कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, तो आप उस दिन बहुत पढ़ के भी नंबर नहीं ला पाएंगे। वरना कई बार ऐसा नहीं होगा, बट अगर कई बार कंसेप्ट कम होते हैं तो भी जो पढ़े हैं वो सही है, उनमें कॉन्फिडेंस है, तो उनसे भी एलिमिनेट करके आंसर ले आते हो। एडवांस एलिमिनेशन वाली टेक्निक नहीं चलती, मेंस में चल जाती है कि जो मेरे को कंसेप्ट पता है उसके हिसाब से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो ही बचे, ये एक ही बचा, तो ठीक है हो। लेकिन आपने बहुत सारा पढ़ लिया तो कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस बिना क्वेश्चंस करे आता नहीं, तो फिर बहुत पढ़ के भी आप डर के पेपर देने जा रहे हो, डर के पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, उससे वैसे भी नंबर नहीं आने वाले। तो इसलिए अभी जल्दबाजी नहीं करना। हमने अक्टूबर से इतने महीनों में इतना कर लिया है, बाकी भी लगे हुए, ठीक। तो भी अपन आगे नहीं बढ़ रहे, तो मेरे लिए वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। देखो सब कोर्स करा दिया और पेपर तुम्हें देना है ना, तो जो कराए पहले उसे अच्छा कराओ, भले एक चैप्टर कम हो लेकिन जो करे वो अच्छे से हो। और बड़ा सब कर लिया और कॉन्फिडेंस किसी में ही नहीं आ रहा, हाइड्रोजन का क्वेश्चन देख के अभी भी आपको घबराहट हो रही है, तो फिर मतलब ही नहीं। सोचने का स्कोप तो वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता नहीं है। अपन क्वेश्चंस करेंगे। रिडॉक्स वाला निकाला एग्जाम्पल। रिडॉक्स रिएक्शन क्या 10-10 के बैच में चलेंगे, पेज वाइज नहीं चलेंगे, तो सबके पेजेस अलग अलग हो सकते हैं। हाँ जी, 1 to 10, 7 का 4 और 6 का D और 1 to 10, 6 का D. The oxidation number of an element in a compound is evaluated on the basis of certain rules. Because the following rule is not correct. In all its compound, oxidation number of fluorine is -1. Yes. हाँ? कंपाउंड नहीं है, वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं। हाँ तो देख लो बेटा, पढ़े अभी तो पढ़ते, थोड़े से पढ़ते थे, वो रिएक्शन ढूंढ होता है। जिस रिएक्शन की तुम बात कर रहे हो ना हवा में, देखो तो जमीन पे कहाँ लिखी हुई है वो। क्या है, जोर से बोलो। F2
फॉर्म भर दो, मैं कह रहा हूँ तुमको यकीन करो मेरा, तुम्हारे लखन नहीं है पढ़ाई करने। हाँ जी, तुम कुछ कह रहे हो? CL3 में तुम बताओ क्या होता है? क्या होगा? फ्लोरीन -1 में होगा, और फ्लोरीन -1 में क्लोरीन +3 में, और क्या? हाँ जी, 6 का डी क्लियर हो गया। 7 का 4, इनमें फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड एलिमेंट एग्जिबिट्स 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही एलिमेंट दो अलग अलग, तो 4th वाले में, हाँ इसके 4th में N3H। अब इसमें अगर अलग अलग निकालें N3 को और दिखा देंगे तो आंसर अलग अलग आएगा। एवरेज बताया तुम, एवरेज तो सबका इसलिए सेम आएगा। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो थोड़ा गलत लग रहा है, बट इसके बाद में सही बातें करते। ये N2 ऑक्टेट सबका पूरा, ये N2 नहीं N। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए, फिर N- बनाते थे ये तो। N के पास कितने, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते, N- बनाऊंगा तो कितने हो गए? 6 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 5 का 6, और ये इसको दान में दे दिया, ऑक्टेट सबका पूरा होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो सबका सेम नहीं होगा, जो इसके साथ हो रहा है वो इसके साथ तो नहीं हो रहा, इसके साथ हो रहा है वो और किसी के साथ नहीं हो रहा, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो सबका सेम नहीं, राइट। बट इसका ज्यादा क्लियर कट अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्लियर कट है सेकंड वाला, कि भाई एक तो NH4+ कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन -3 में, और एक नाइट्रेट है जिसमें नाइट्रोजन +5, राइट। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ, जेई एडवांस में अगर आ जाए तो लोग झगड़ा कर सकते हैं और फिर वो 2 आंसर देंगे, ये भी ये दोनों, दिस और दिस एंड दिस। तो ये N3 में भी वो हो ही रहा अलग अलग, ओके। और ये लिख लो N3- का स्ट्रक्चर, वैसे अजाइड आ जाएगा। चलो ठीक है, आपकी मर्जी है। चल हाँ क्वेश्चन में ना पूछा हुआ है कि 2 डिफरेंट, और इसमें तो तीनों के अलग अलग है। अच्छा ही हो, ठीक। बीस 11 से लेकर 20 में क्या डाउट है? 40 और 40. The exhibition of various oxygen states when element is also related to the outer electronic configuration. Atom having which of the following outermost electronic configuration exhibit more than one? देखो 3s1 तो हमारा सोडियम, वो तो +1 में ही रहता है, तो ये आंसर नहीं। 3t1 4s2 ये तो स्कैंडियम है, और स्कैंडियम +3 में ही रहता है। थर्ड वाला आंसर है टाइटेनियम, 4s2 3d2, टाइटेनियम +2 +3 +4 सब में रहता है, डी ब्लॉक में एनसीईआरटी में आ जाएगा। और फिर ये कौन है? फोर्थ वाला कौन है? ये फास्फोरस है, ये भी अलग अलग रहता है। मोर देन होना है क्या आंसर? बी गलत दिया है, स्कैंडियम +3 में ही रहता है।
मैं क्या कह रहा हूँ? Reaction this represents the process of bleaching. Identify and name the species that bleaches a substances due to its oxidizing action. इस क्या डाउट है? ClO माइनस जो है वो टूट के देगा Cl माइनस एंड O और वो जाके ब्लीचिंग करेगा. ये तो ब्लीचिंग पाउडर बनने की प्रोसेस है. ब्लीचिंग का प्रोसेस तो बाद में चालू होगा. ये ब्लीचिंग नहीं, ये तो ब्लीचिंग वाले लोग बन रहे हैं, करेंगे बाद में जाके ब्लीच. ये तो ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, काम अभी थोड़ी हुआ. 40 में 17 हो गए. 30 से पहले थ्री का ये अभी सल्फर एटम ये बता दिया ना. क्या गलत दिया सेंटर वाले कैलकुलेट द ऑप्शन ईच 5 का 0 और 1 का 4 4 होगा. बता रखा है ना, इसमें क्या डाउट है? पहला था ना 23 का फर्स्ट. एक्चुअल जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसमें तो +2 दिया. तुम्हारे कोई दूसरे कोई एडिशन होगा वो सब गलत है. ऑफिशियल एनसीईआरटी है उसको तो +2 दे रहे हैं. हाँ, इन्होंने जब +2 बोला था एवरेज बोला. इंडिविजुअली 0 एंड 4 होगा. से पहले और कोई डाउट? 35 से पहले, 40 से पहले, 33, 32. Redox couple is a combination oxidizer. ठीक है, सही है. And the combination is ये होगा reduce, ये हो सकता है reduce, ये हो जाएगा oxidize. रिड्यूस तो Fe होगा, ऑक्सीडाइज कॉपर होगा. पहली बात सच है. रिडॉक्स कपल्स सही है. इसमें क्या डर? आंसर क्या कर तो दोनों बातें सही है. तो कुछ सवाल भी नहीं है वैसे तो काम है. बट ये रिडॉक्स कपल क्या आता है? ये +3 से बना +2. ये रिडॉक्स कपल होगी, दोनों आपस में जुड़ गए. कॉपर +2 ने बनाया कॉपर, ये दोनों जुड़े हुए, ये रिडॉक्स कपल हो गया. इनका आपस में लेन देना नहीं है, अलग अलग रिएक्शन है. से पहले चलो इसका अगला चैप्टर क्या था? हाइड्रोजन एनसीईआरटी एग्जाम्पल. 10 से पहले 6. Consider the reactions. 2H2O2 plus 2HI gives you this. HOCl plus H2O2 gives you this. बात कर लेते हैं ना. H2O2 and HI ये हो गया है -1 से
0 में जाने पे ऑक्सीडाइज, ये हो जाएगा रिड्यूस, -1 से -2, ठीक, ये रिड्यूस हुआ। दूसरी रिएक्शन H2O2 HOCl, यहाँ पे क्लोरीन +1 से गया -1 और ये बना O2, तो ये -1 से गया 0 में, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ठीक। अब क्या डालते हो ना, क्या डालते अभी भी है। और 10 से पहले 20 से पहले 12 और 20 से पहले और कोई 12, सोडियम परऑक्साइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम का परऑक्साइड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, H, तो क्या बनेगा, सोडियम का तो सॉल्ट बन जाएगा मान सकते हैं, और H2O2 बन जाएगा सोडियम का सॉल्ट में। तो ये आंसर 4th वाला नहीं है, क्या डाउट है, हाँ जी। 20 से पहले 30 से पहले 40 से पहले 33 का 1, give reasons, lakes freeze from top towards bottom, सही बात करो। पहली बात तो पानी जमता ही क्यों, मौसम कैसे बदलते हैं, और फिर जब पानी जमने लगता है तो ऊपर से नीचे क्यों जमता है। पहले मान लीजिए ऐसा समय है कि पानी का टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर 10 डिग्री, तो जो उसके संपर्क में जो पानी है उसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री होगा। ये नीचे समुद्र को पानी की बाल्टी थोड़ी है कि जितना टेम्परेचर ऊपर है उतना ही नीचे है, वो तो बहुत गहराई में जा रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होता रहता है। बट जो सरफेस पे है वो और हवा का टेम्परेचर हम फिर भी सेम मान सकते हैं। मान लीजिए हवा 10 डिग्री पे है, पानी भी, वो ऊपर वाला पानी 10 डिग्री पे, ठीक। अब मान लीजिए मौसम बदला, हवा का टेम्परेचर 10 से 5 हो, अगर हवा का टेम्परेचर 10 से 5 हो गया तो उसके संपर्क में जो पानी है वो भी ठंडा हो, और ठंडा होते उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, वो ठंडा पानी नीचे चल जाएगा, उसके लिए गर्म पानी ऊपर आ गया, फिर वो भी ठंडा होगा, फिर वो नीचे जाएगा, दूसरा गर्म पानी ऊपर आ जाएगा, ये चलता रहेगा जब तक कि लगभग सारा पानी 5 डिग्री पे ना आ जाए। फिर और ठंडा किया और मौसम बदला, टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री, वैसे तो 4 डिग्री पे बर्फ बननी शुरू हो जाती है, बट अपन 0 पे ही बर्फ बनाएंगे। टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री, तो 2 डिग्री हो गया तो हवा 2 डिग्री पे, तो पानी भी 2 डिग्री पे जाएगा। 2 डिग्री पे हम मान लें तो उसकी डेंसिटी अभी भी ज्यादा, क्योंकि पता है कि 4 डिग्री में मैक्सिमम डेंसिटी होती है, राइट। ये 4 डिग्री की बात करते हैं, 5 से वो 4 होती डेंसिटी फिर बढ़ेगी, वो ज्यादा डेंसिटी वाला पानी नीचे, गर्म पानी ऊपर, 4 डिग्री वाला पानी नीचे, गर्म पानी ऊपर, पूरा पानी 4 डिग्री पे आ गया, बाहर भी 4, अब बाहर वाला हो गया 2, बाहर वाला 2 होगा तो उसके संपर्क में जो पानी आएगा वो भी 2 होगा, तीना वो ऊपर ही रहेगा, डेंसिटी 4 डिग्री के नीचे वापस कम होने लगेगी। अब वो नीचे नहीं जाएगा, भले ही ठंडा हो गया है, बट लाइटर वाटर फ्लोट्स, हल्का है, तो वो नीचे नहीं जा रहा है, वो वहीं अटका हुआ 2 डिग्री,
फिर बाहर का टेम्परेचर का 1 डिग्री, तो ये भी 1 डिग्री का होगा, ये और लाइट हो गया तो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। फिर 0 डिग्री। अब बर्फ बननी दिखती थी, क्योंकि थोड़ी बहुत बर्फ बननी शुरू हो चुकी थी पहले ही। अब वो पूरा लार्ज स्केल इंटर नेटवर्किंग इनकी चालू हो जाती है और बर्फ की पपड़ियां नजर आने लगती है। और बर्फ तो वैसे भी पानी से हल्की है, तो वो भी नीचे नहीं जाएगी, राइट। तो ऊपर बर्फ बन गई, वो नीचे नहीं जाती। अब बाहर का टेम्परेचर का -5, बाहर का टेम्परेचर हो गया -5। बर्फ इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, फिर भी थोड़ी बहुत तो कंडक्ट करेगी ना। तो अंदर है पानी, जिसका नीचे पानी है, इसका टेम्परेचर है 3 डिग्री, -3 3 डिग्री, 4 डिग्री से कम है, 3 डिग्री। बाहर टेम्परेचर है -5, तो एक हीट करंट का फ्लो होगा, अंदर से हीट बाहर जाएगी, तो वो वाला जो पानी है वो 3 डिग्री से हो जाएगा 2 डिग्री, लेकिन वो नीचे नहीं जाएगा। 2 डिग्री से 1 डिग्री, लेकिन वो नीचे नहीं जाएगा। मान लीजिए 0 डिग्री हुआ, कोई बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ जो बनी हुई है उससे बर्फ चिपक जाएगी, तो बर्फ की परत मोटी हो जाएगी। अब वो और अच्छा इंसुलेशन वाला काम करेगा, थर्मल इंसुलेशन और अच्छा होगा। लेकिन बाहर का टेम्परेचर का -10 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर का -10, कहीं कहीं जगह होता भी है, -10 हुआ। अब अंदर का पानी -3, ऊपर वाला पानी ठंडा हुआ, नीचे वाला तो भी -3 पे ही है। -3 से फिर हीट करंट पास हो रहा है, बट इस बर्फ की परत मोटी है, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, हीट करंट कम होगा। फिर भी थोड़ी बहुत हीट तो जाएगी, और बड़ा वो पानी भी -3 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 0 डिग्री, वही बर्फ बन जाएगा। तो जो बर्फ बनी हुई थी उसे और चिपक जाएगा, तो बर्फ की लेयर और मोटी हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले ऊपर वाला पानी बर्फ बनता है, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, टॉप टू बॉटम बर्फ बनती है। यस, और ये टॉप टू बॉटम वाला जो है, इससे मछलियां बच जाती, राइट। क्योंकि वो जो बर्फ ऊपर बनी है, अब भले बाहर का टेम्परेचर -20 डिग्री हो चुका है, अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर तो -2 या 3 डिग्री होता है, वो माइनस से भी नहीं जाता। वही बर्फ उनको बचा रही है। जिस सर्दी से बर्फ बनी है वही बर्फ उन्हें सर्दी से बचा रही है। यस और नो? फंडा समझ में आया? तो पानी की डेंसिटी का खेल है। अगर पानी की डेंसिटी जैसे जैसे टेम्परेचर कम करे, वो कम हो तो डेंसिटी बढ़ती ही जाए, और बर्फ की डेंसिटी भी बढ़ी हुई हो तो वो तो सब नीचे गिर जाएंगे। बर्फ बनी हो तो नीचे गिर गई, बर्फ बनी हो तो नीचे चली गई। अब ये बेचारे मछलियां हैं, जो भी जीव जंतु है, और ऊपर एकदम ठंडी ठंडी हवा है, तो मर जाएंगे वो। तो एनसीईआरटी में से लाइन लिखी है कि थर्मल जो आइस है वो थर्मल इंसुलेटर है, जिसका बायोस्फीयर में बहुत बड़ा योगदान है। तो बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है, 5 डिग्री से हो गया -5, -15, -20 भी हो रहा है, कई जगह -25 हो रहा है। बट वहां पे जो मछलियां हैं वो तो फिर पानी में तैर रही, क्योंकि बीच में जो पानी की परत है वही बचा लेती है। आपने सुना होगा कि इग्लू, एस्किमोस के जो घर होते हैं वो बर्फ के बने होते हैं। तो भाई बर्फ के घर में क्यों रह रहे हो? बर्फ के घर में इसलिए रह रहे हैं कि बर्फ इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बाहर का टेम्परेचर -50 है, और जहां पे इग्लू रहते हैं, एस्किमोस रहते हैं, वो -50 ही होता है। बाहर -50 है और आपने बर्फ की मोटी मोटी परत से घर बना लिया, वो पिघलना भी नहीं है, और हीट को आपके घर के अंदर टेम्परेचर है 2 डिग्री, बाहर है -50, लेकिन हीट ट्रांसफर रोक देंगे, वो हीट ट्रांसफर कंट्रोल कर लेंगे। यस और नो? समझ में आया? और बोलिए 40 से पहले, 50 से पहले, 60 से पहले, 59। Phosphoric acid is preferred as sulfuric acid in preparing hydrogen peroxide from peroxides, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। फॉस्फोरिक एसिड में कोई ऐसी गुण नहीं है, जैसे अभी रिएक्शन लिखी था ना ये वाली, इसे अगर फॉस्फोरिक एसिड लेओगे तो रिडॉक्स रिएक्शन होने का कोई चांस नहीं है कि मैं तुमसे अच्छा एसिड हूं, मैं H+ दूंगा तो H+ यहाँ लग जाएगा, H2O2 बन जाएगा। लेकिन अगर H2SO4 हुआ और थोड़ा भी कम हुआ तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला काम करने लग जाएगा। H2O2 वैसे ही रिएक्शन बहुत पड़ा ही कर लेता है, सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो फट से रिड्यूस हो जाएगा, O2 गैस बन के O2 पानी बन जाएगा उसका, ठीक है। इसलिए अब इसको आईटी वाले कैसे पूछेंगे 59 फॉस्फोरिक एसिड इज प्रेफर्ड, ये तो ये बोल रहे हैं कि H2SO4 के बजाय फॉस्फोरिक एसिड लेना अच्छा रहता है, बताओ क्यों। आईटी वाले ये पूछेंगे कि अगर Na2O2 से मुझे H2O2 बनाना है तो कौन सा एसिड अच्छा है,
एक ऑप्शन H2SO4, एक ऑप्शन H3PO4, ऐसे दो एसिटिक एसिड का ऑप्शन दे देंगे। तो अब ये जिसे पढ़ रखा है 2 बार उसे याद होगा कि नहीं, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा था कि H3PO4 इज बेटर, तो वो बता देगा, बट सोचने का स्कोप ही नहीं। और आप ऐसे ज्यादातर लोग असाइनमेंट करके आए ही नहीं। सही बोल रहा हूं? करा नहीं करा, करा करा, पेपाल किया किया, वरुण किया, परम तो नालायक में सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, किया नहीं, कहा या ना बोलो ना। मैंने इसी चैप्टर का पूछा ना, इतना समझ में नहीं आता तुमको, फॉर्म भर दो दूसरा। हाँ तो इस रौनक ने किया, गौरव नहीं किया, आर्यन किया किया किया, अनिल, सूरज, सिद्धार्थ नहीं किया, सोनी ने नहीं किया, किया, अयान, ठीक। अगर आप ये करोगे ही नहीं, ऑलमोस्ट 40% क्लास नहीं करके आई है, तो जब उस दिन सवाल आएगा हम क्लिक ही नहीं करें। फिर बोलो कैसे सोचे, सोचने का नहीं होता है। अगर पढ़ रखा है तो दिमाग अपने आप उसे रिकॉल कर लेता है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो अपने आप आपको याद आता है, हाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ था और ये आंसर है। जिसे नहीं पढ़ा हुआ वो बोले कैसे सोचे, सोचने का तो होता ही नहीं। इसलिए क्वेश्चंस करवा रहे और डिस्कस भी करवा रहे। किसी में कुछ अच्छा डिस्कशन में, किसी में ऐसे वो ये तो याद रखना है, बट आप करोगे तो ध्यान में तो रहेगा ना, आपकी मेमोरी में तो रहेगा, इसीलिए करवा रहे। और अगर आप नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। इफ यू फेल टू प्रिपेयर, बोला हो कभी, यू फेल टू प्रिपेयर, यू प्रिपेयर टू फेल, राइट। चलिए 60, 50, 56. Why can dilute solution hydrogen peroxide not be concentrated by heating? क्योंकि पेरोक्साइड तो वैसे ही अनस्टेबल होता है, वो तो पड़ा पड़ा वैसे ही टूट रहा है। और आप गर्म कर दोगे तो काइनेटिक्स में पढ़ा भी था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सारी रिएक्शंस तेज ही होती है। 10 डिग्री बढ़ा दोगे तो उसकी डीके रेट 2 गुना तो हो जाएगी। देखिए 10 डिग्री और बढ़ा दोगे डीके रेट और 2 गुना बढ़ जाएगी लगभग। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हाउ कैन ए कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पेरोक्साइड बी ऑब्टेन? तो अगर आप चाहिए तो आप गरम मत करो, लेकिन आप चाहते हो कि पानी उड़ जाए और H2 बच जाए, तो या तो गर्म कर दो तो पानी उड़ जाएगा, बट गर्म करने में H2 टूट भी जाएगा। तो ऐसा करो, उड़ाना भी है लेकिन गर्म नहीं करना। टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते तो प्रेशर कम कर दो। एनसीईआरटी में लिखा होगा डिस्टिलेशन एट रिड्यूस प्रेशर। देखो मिला, डिस्टिलेशन एट रिड्यूस प्रेशर। एनसीईआरटी चेक कर रहा हूँ मैं, क्या लिखा है? ठीक है, मिल गया ना। चलो और 60 से पहले 50। व्हाट इज इम्पोर्टेंस हेवी वाटर? इम्पोर्टेंस हेवी वाटर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स पता करने में, और उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ मॉडरेटर। ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? हाँ वही ट्रेसर, थोड़ा सा ट्रेसेस नाम मात्र का लेते हैं, लेकिन उससे सुनो बता होते ना, फोटोग्राफ कुछ कभी खींचते हैं कुछ, उसमें वो लॉन्ग एक्सपोजर करके, और वो जैसे सड़कों पे गाड़ियां चल रही है तो उनका पूरा रास्ता कि ये गाड़ी यूं गई थी, उसका ट्रेसर फोटोग्राफी बोलते, पढ़ा आपका? या कोई वीडियो गेम में कहते हैं ट्रेसर बुलेट्स, बुलेट्स है तो ट्रेसर बुलेट्स, देखा नहीं? जान लिया? तो बेसिकली रास्ता ट्रेस होता है। ट्रेसिंग तो करी कभी? ट्रेसिंग पेपर तो देखा आपने कि ये यूं पेंसिल गई, बटर पेपर जैसा कुछ होता है, तो आप उसे ट्रेस कर रहे हो कि ये यूं गया। तो मैकेनिज्म भी तो यही होता है कि पहले ये यहाँ गया, फिर वहां गया, फिर ये हुआ।
तो मैकेनिज्म भी तो आप ट्रेस आउट ही करते हो, तो दिखता तो है नहीं, बट आप क्या आइसोटोप डाल देते हो, डी डाल देते हो, C14 डाल देते हो, तो उनसे रास्ता पता चला, अच्छा ये इधर गया, फिर ये उधर से उधर गया, तो मतलब सारे लोग उसी रास्ते जा रहे हैं। तो ये ट्रेसिंग में काम आता है, ठीक है, समझ में आया? ये ऐसा कुछ बोल, जैसे आपके शरीर में खून कितना है, तो ये पता करना हो तो रेडियोएक्टिविटी वाली कंसेप्ट यूज करते हैं कि थोड़ा सा कोई रेडियोएक्टिव कोई चीज इंजेक्ट करते हैं, फिर उसे टाइम देते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे में ये सारा खून मिक्स हो जाएगा, फिर 3 घंटे बाद जैसे भी 10 ml कोई चीज इंजेक्ट करी, या 10 ml कोई रेडियोएक्टिव खून इंजेक्ट किया, थोड़ा रेडियोएक्टिव था वो, और फिर 2 घंटे बाद वापस 10 ml निकाला और उनकी रेडियोएक्टिविटी कंपेयर कर ली। अगर इसकी रेडियोएक्टिविटी 10 ml डाला, 10 ml निकाला, रेडियोएक्टिविटी 50 गुना कम हो गई, मतलब खून का वॉल्यूम 50 गुना ज्यादा, अज्यूमिंग कि इन 2 घंटे में ये नेचुरली डीके नहीं हुआ है, इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, यानी कि 2 घंटे में तो वैसे ही आधा हो जाता है, नहीं 50 गुना कम हुआ है, अज्यूमिंग कि वो सिर्फ फैला है, टूटा नहीं है 2 घंटे में ज्यादा, इसकी हाफ लाइफ 10 साल है, तो 10 साल में आधा होता है, तो 2 घंटे में तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, तो वो ट्रेस क्वांटिटीज में होता है, तो इसको ट्रेसर टेक्निक्स बोलते हैं। तो उसमें भी काम में लेते हैं, जैसे मेरी मम्मी की तबीयत काफी खराब है, तो उनकी जब जो कुछ वो जांच करते हैं, तो एक वो होता है न्यूक्लियर वाला भी कुछ करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा हूँ, आरटी बोलते हैं, आरटी रेडिएशन टेस्ट। तो जैसे उनके फेफड़ों में प्रॉब्लम है, तो फेफड़े में कहाँ तक प्रॉब्लम है पता करना है, तो वो कुछ इंजेक्ट करेंगे, फिर दे विल गिव इट टाइम कि वो पूरे फेफड़ों में जाए। तो मेरी मम्मी की प्रॉब्लम है कि उनके जो फेफड़े हैं वो सूख रहे, फेफड़े स्पॉन्जी मटीरियल होता है, तो उनका कुछ फेफड़ा जो है वो सूख चुका है, वो ना कंप्रेस होता है ना एक्सपैंड होता है, तो वो काम ही नहीं करता, तो वहां पे कुछ भी नहीं जा रहा है। तो अगर आपने कोई इंजेक्ट किया तो जो फेफड़े काम किया वहां तक तो चीज फैलेगी, आगे वाला काम ही नहीं कर रहा है, तो वहां तक जाएगा ही नहीं। फिर वो उसको कोई डायग्नोसिस करेंगे, फिर कोई फोटो वोटो लेंगे, तो जहां जहां से वो रेडिएशन आ रहा है वहां में तो वहां तक फेफड़ा काम कर रहा है, और जहां पे रेडिएशन नहीं आया, मतलब यहाँ पे जो फेफड़ा है उसमें वो चीज गई नहीं, तो वो थोड़ा सा ही डालते, बिल्कुल ट्रेस मात्रा में होता है, बट पता कर सकते हैं। समझ में आया? इस तरह से रेडियोएक्टिविटी को या साइंस को लोग मेडिकल डायग्नोसिस में यूज कर रहे हैं, और साइंस का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यूज 2 ही है। पहला वेपन, पहला इज वेपन, दूसरा इज मेडिकल साइंस, मेडिसिन कह लो, डायग्नोसिस कह लो। सबसे पहले तो वेपन्स है, जो भी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वो वेपन्स में ही मिलेगी। चलो क्या तो मारो, क्या थोड़ा बचाने वाला भी नौटंकी कर लो, इन्हीं में सबसे ज्यादा पैसा है। दीज आर द 2 बिगेस्ट बिजनेसेस ऑफ द वर्ल्ड, वेपन्स एंड मेडिसिन, ठीक है। चलो और बोलो, 60 से पहले, 70 से पहले, 61, क्या है 61? प्राइस रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन फ्लोरीन एंड वाटर, मैं देखता हूँ मेरी क्या लिखी है, 61, मेरे तो कोई नहीं लिखी हुई, 61 में इन्होंने कुछ नहीं दिया है। हाँ तुम्हारी किताब में दिखाओ, भेजो उसकी किताब दे तो। 61 फ्लोरीन प्लस पानी, 3 फ्लोरीन प्लस 3 पानी, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ओजोन बना दिया, नहीं वील इग्नोर दिस। हाँ 70 से पहले कौन सा क्वेश्चन? 63 F प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक, वही है एग्जॉस्टिव। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, वही हो गया, मतलब वही हो गया, वही भाग है। और बोले 70 से पहले, 80 से पहले, बता 2 मिनट और डिस्कस करेंगे। कौन सा एस ब्लॉक पढ़ा ना पहले? एस ब्लॉक के भी 2-4 सवाल करते हैं। 10 से पहले,
20 से पहले 13. By adding gypsum to cement, setting time of cement becomes less. Increase. एनसीईआरटी में लिखा होगा जिप्सम डालने से सेटिंग टाइम से कम होता है, फास्ट सेटिंग होता है, बढ़ जाता है, आपको बढ़ जाता है, जो भी एनसीईआरटी में लिखा होगा. अगर एल्यूमिना कंटेंट ज्यादा होता है तो फिर वो जल्दी सेट होता है. अब याद आ रहा है, जिप्सम कंटेंट से स्लो सेट होता है. अगर एल्यूमिना Al2O3 भी जिप्सम सीमेंट में मिलाते हैं, अगर एल्यूमिना कंटेंट ज्यादा होगा तो फास्ट सेटिंग होगा. पढ़ा किसके लिए? जिप्सम के लिए लिखा है ना, एल्यूमिना के लिए शायद नहीं होगा एनसीईआरटी. हमने सीमेंट को यहां नहीं पढ़ा क्योंकि सीमेंट बेसिकली सिलिकेट है और पी ब्लॉक में सिलिकेट्स के बारे में खूब बातें करनी है, इसलिए हमने सीमेंट की बातें यहां नहीं करी. क्योंकि एनसीईआरटी का आधा पेज दिया, एक पेज दिया लगभग, हम क्यों नहीं बात करें? क्योंकि उसके बाद पी ब्लॉक में होगी, सिलिकेट्स पढ़ेंगे अभी हम बहुत डिटेल में, खूब सवाल आते हैं उसमें. और बोलिए 20 से पहले, 30 से पहले, 40 से पहले, 34. डिस्कस द ट्रेंड. थर्मल स्टेबिलिटी तो कम होगी, बढ़ेगी, क्या झगड़ा है? सॉल्युबिलिटी में नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी, क्या डाउट क्या? एनसीईआरटी ने तो कुछ नहीं दिया. हाँ, एनसीईआरटी के लिए घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा. 40 से पहले, 50 से पहले, 60 से पहले, 41 और 46. 41 देखो, 41 का डी इंसोल्युबल ऑक्सलेट. हाँ, तो कैल्शियम वाला होगा, बेरियम वाला भी होगा. कॉलम का फोर्थ बोला ना फिर, फोर्थ बेरियम. बेरियम का सल्फेट इंसोल्युबल है? नहीं, इंसोल्युबल है. बेरियम का सल्फेट कहाँ मिलता है? व्हाइट कलर का पीपीटी आता है, बड़ा सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा बड़ा ढीठ है, खुलता ही नहीं है नालायक. बस ये डाउट है. और बोलिए 40 को और था, 46. The S block elements are characterized by the largest atomic sizes, lower ionization enthalpy, invariable +1, and solubilities of their oxosalts. ठीक है. In the light of these features, describe the nature of their oxides. They would be basic, halides, neutral. हाँ, अगर NaF ले लोगे तो वो बेसिक होगा. NaCl, NaBr, NaIr neutral, and oxosalts. Oxosalts are अगर जैसे कार्बोनिक एसिड है तो बेसिक हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड है, सब बेसिक ही होंगे. और ऑक्सोसॉल्ट में अलग अलग कैटेगरी है. जैसे H3PO4 है तो उसका मैं NaH2PO4 बना सकता हूँ, Na2HPO4 बना सकता हूँ, Na3PO4 बना सकता हूँ. उनकी भी कोई एसिडिक है तो कोई बेसिक है. तो जो सॉल्ट आप दोगे उसकी बात बताएंगे, जनरल तो हम कुछ भी नहीं कह सकते. ठीक है, और बोलो. बस चलो, आज दोपहर वाली क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ, मैंने ग्रुप में डाला है, किसी और को लेनी है तो बता दे, अदरवाइज तो दोपहर क्लास में किसी ने अब तक डाला नहीं है पोस्ट, तो दोपहर वाली क्लास नहीं है. अपन ने इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर कर लिए फटाफट. अब पी ब्लॉक में उतना टाइम नहीं लगेगा, हम उल्टा सिलिकेट में टाइम लगा देंगे. एनवायरमेंटल सबसे छोटा चैप्टर है पूरे कोर्स का, लेकिन 100% उसमें से क्वेश्चन आता है और हो जाता है. अगर पढ़ लिया तो हो जाएगा, तो वो अपन करेंगे. बट अभी अपन अब 10 दिन ऑर्गेनिक पे फोकस करेंगे. ऑर्गेनिक में हमारे एरोमेटिक वाला चल रहा था, तो बहुत जल्दी हम एल्काइल हैलाइड और वो कर सकते हैं. तो 10 दिन उस पर ध्यान देते हैं. देन विल कम बैक टू स्विच बैक टू रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक. ठीक है,
पढ़ते रहो, डाउट पूछते रहो,